हेलो स्टूडेंट्स। अब हम क्लास 12th के 5th चैप्टर को आगे देखते हैं। 5th चैप्टर का हमारा अगला टॉपिक है संगठन संरचना के प्रकार। ये जो दो प्रकार थे हमने पिछले वीडियो में देखे हैं, कार्यात्मक संगठन संरचना और प्रभागीय संगठन संरचना। अब हम इस वीडियो में कार्यात्मक संगठन संरचना के लाभ, गुण और संगठन के दोष और कार्यात्मक संगठन की उपयोगिता कहाँ है, ये इस वीडियो में हम समझेंगे। तो पहले देखते हैं कार्यात्मक संगठन के लाभ या गुण क्या है। पहला लाभ है विशिष्टीकरण के लाभ। इस ढांचे से विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं और इससे कम समय में ही अच्छा कार्य हो जाता है। क्या होगा कि एक प्रकार के यानी किसी बड़े प्रक्रम को लेकर हम चल रहे हैं तो उस प्रक्रम के अलग अलग क्रियाओं के यदि विभाग बना दिए जाएं और उन विभागों का एक अध्यक्ष बना दिया जाए और वो विभाग अपने अध्यक्ष के लिए रिपोर्ट करेगा, तो ऐसा संगठन कार्यात्मक संगठन कहलाता है। इसमें विशिष्टीकरण के लाभ यानी वो विभाग हमेशा एक समान कार्य करता रहेगा जिन विभागों में बांटा गया है। जब वो एक समान कार्य बार बार रोज रोज करता जाएगा तो वहां कार्य करने वालों में उस कार्य के प्रति कुशलता निर्माण होगी, उसी को कहेंगे विशिष्टीकरण होगा। और पहले यदि उनको ज्यादा समय लगता था वो कार्य करने के लिए, तो विशिष्टीकरण होने के बाद या जब वो परफेक्ट हो जाएंगे, उसमें परफेक्टनेस आ जाएगी, तो वही काम वो बहुत कम समय में पूरा कर लेंगे। ये लाभ होगा। फिर दूसरा लाभ है सामंजस्य एवं नियंत्रण। एक ही कार्य बार बार करने से विभाग के अंतर्गत सामंजस्य एवं नियंत्रण बना रहता है। जो जो विभाग हैं उन सब में एक दूसरे में सामंजस्य बना रहेगा और वो जो अधिकारी है उसका नियंत्रण भी अच्छा बना रहेगा। अगला है प्रभावी उपयोग। इस संगठन में कर्मचारियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होता है, यानी कर्मचारियों का उपयोग व्यवस्थित प्रभावी ढंग से कर लिया जाता है क्योंकि उनमें विशिष्टीकरण आ जाता है। इसलिए जो भी कार्य वो करेंगे वो बड़े उपक्रम को प्रभावी करने के योग्य होगा। और फिर प्रबंधकीय कौशल में वृद्धि। अगला लाभ है प्रबंधकीय कौशल में वृद्धि। तो इस संगठन में प्रबंधकीय और संचालन संबंधी कौशलता में भी वृद्धि होगी। जब एक व्यक्ति अध्यक्ष है किसी विभाग का और वो बार बार उसी विभाग का प्रबंधन देख रहा है, तो धीरे धीरे उसके प्रबंध के कौशल में और उस विभाग को संचालन करने की कुशलता उसमें बढ़ जाएगी। फिर अगला है सुविधाजनक पर्यवेक्षण। सुपरविजन, पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन जो है वो सुविधाजनक हो पाएगा क्योंकि इस संगठन में प्रत्यक्ष संपर्क होने के कारण यह सुविधाजनक होगा। लोगों के ऊपर नियंत्रण रखना, देखरेख रखना, अध्यक्ष को केवल अपने विभाग को देखना है और जब वो रोज रोज अपने विभाग को देखने का आदी हो जाएगा तो सुविधाजनक हो जाएगा सब लोगों के ऊपर ध्यान रखना, कौन क्या करता है, कैसा करता है, ये देखने के लिए। फिर है सरल एवं लचीला। ये जो कार्यात्मक संगठन है ये बहुत सरल है और इसका प्रारूप भी बहुत सरल है, आसानी से समझा जा सकता है और सरलता के साथ इसमें लचीलेपन का गुण भी है। लचीले का मतलब होता है कि यदि कुछ कार्यात्मक संगठन में बदलाव करने की परिस्थिति के अनुसार आवश्यकता महसूस हुई तो ये इतना कठोर बना हुआ नहीं है कि नहीं किया जा सकता। इसमें बहुत लचीलापन है। तो परिस्थितियों को देखते हुए यदि कार्यात्मक संगठन में कोई बदलाव करना हो तो वो करना भी आसान होता है। तो अभी हमने देखे कार्यात्मक संगठन के लाभ या गुण। अब हम देखते हैं कार्यात्मक संगठन के दोष। तो संगठन के उद्देश्यों की अवहेलना। पहला दोष है संगठन के उद्देश्यों की अवहेलना। अब क्या होता है, संगठन का एक उद्देश्य महत्वपूर्ण जो मुख्य उद्देश्य है उसकी अवहेलना हो जाती है क्योंकि उस मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो अलग अलग छोटे उद्योग बने हुए हैं वो उद्योग जो छोटे छोटे विभाग बने हुए हैं
उन विभाग वाले अपने ही विभाग का केवल ध्यान रखते हैं और विभागाध्यक्ष जो होता है वो भी केवल अपने विभाग का ध्यान देता है। इस कारण जब सब केवल अपने अपने विभागों के ध्यान रखते हैं तब संगठन का जो मुख्य उद्देश्य होता है उसकी अवहेलना हो जाती है, उसके तरफ ध्यान थोड़ा कम होता है। फिर दूसरा है समन्वय की कठिनाई। विभागों की संख्या में वृद्धि होने पर समन्वय में कठिनाई होती है। जैसे छोटा उपक्रम है और अलग अलग विभाग हैं, कम विभाग हैं, तो उनमें समन्वय अच्छा होता है। लेकिन यदि बहुत बड़ा उपक्रम है, बहुत सारे विभाग हैं और विभागों में निरंतर वृद्धि होती जा रही हो तो फिर समन्वय करने में कठिनाई होती है। फिर है निर्णय लेने में विलंब। समान महत्व में निर्णय या सामूहिक निर्णय लेने में विलंब होता है। सारे विभागों के अध्यक्षों से बात करके कोई भी निर्णय लेने में विलंब हो जाता है। फिर उत्तरदायित्व निर्धारण में कठिनाई। तो अनेक विभाग होने के कारण उत्तरदायित्व का निर्धारण करना कठिन हो जाता है। लायबिलिटीज समझना और लोगों को बताना ये कठिन हो जाता है। उसके बाद संपूर्ण विकास नहीं होता। एक ही विभाग तक सीमित रहने के कारण कर्मचारियों का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता, क्योंकि वो जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, कार्य करने वाला, वो क्या करेगा, केवल उतना ही काम उसको रोज करना है। यदि कोई साइकिल का कारखाना है और किसी को हैंडल बनाना काम है तो वो जीवन भर उस साइकिल का मात्र हैंडल बनाता रहेगा। तो जो उसका संपूर्ण विकास होना चाहिए वो नहीं होगा, क्योंकि वो एक ही समान कार्य हमेशा करता रहेगा। लेकिन वो उस कार्य में परफेक्ट हो जाएगा, उस कार्य में उसकी विशिष्टीकरण होगा उसका। लेकिन जो अन्य कार्य है उन अन्य कार्यों से और अपने स्वयं का संपूर्ण विकास करने से वो वंचित रह जाएगा। फिर है टीम का अभाव। इस संगठन में संपूर्ण उद्यम की प्रगति के लिए टीम भावना का जन्म नहीं हो पाता। यहाँ टीम भावना नहीं हो पाती, क्योंकि हर एक विभाग जो है वो अपनी अपनी टीम का अपने अपने विभागों का कार्य करता रहता है। इसलिए जो मुख्य उद्देश्य है संगठन का, उस उद्देश्य को पाने के लिए जो पूरी टीम भावना होना चाहिए वो उस भावना का अभाव रहता है। अब हमने अभी देखा कार्यात्मक संगठन के दोष क्या हैं। अब हम देखेंगे कि कार्यात्मक संगठन की उपयोगिता कहाँ कहाँ है, किन जगहों पर कार्यात्मक संगठन करने की संरचना करने पर लाभ प्राप्त होंगे। तो ऐसे यहाँ पर मैंने ये दिए हुए हैं, जिसमें पहला है बड़े आकार के संस्थानों के लिए। तो जो बड़े बड़े आकार के संस्थान हैं वहां पर कार्यात्मक संगठन लाभदायक रहेगा। ऐसे संस्थानों में हमेशा कार्यात्मक संगठन की संरचना ही की जानी चाहिए। फिर ऐसे संस्थान जहां क्रियाओं में विविधता हो, यानी बड़े बड़े संस्थान हैं लेकिन वहां की क्रियाओं में यदि विविधता है तो अलग अलग क्रियाओं के अलग अलग विभाग बनकर कार्यात्मक संगठन सफल हो पाएगा। फिर उच्च कोटि के संचालन वाली संस्थाओं में, जहां पर यह आवश्यक है कि वहां का संचालन बहुत उच्च स्तर का होना चाहिए, तो वहां पर कार्यात्मक संगठन की आवश्यकता है। उसके बाद ऐसी संस्थाएं जहां विशिष्टीकरण आवश्यक हो, जहां पर लोगों को परफेक्ट बनाना हो किसी भी कार्य में, तो ऐसी संस्थाओं के लिए कार्यात्मक संगठन आवश्यक है। फिर जहां एक ही वस्तु का उत्पादन और विक्रय दोनों हो, एक ही वस्तु बनाना और उसको बेचना, तो उस वस्तु को बनाने के लिए कुछ विभाग होंगे जो अलग अलग उसी वस्तु के अलग अलग भागों को बनाते होंगे, उनका उत्पादन करना और केवल उन्हीं का विक्रय करना एक ही वस्तु का, तो ऐसे जगह पर भी कार्यात्मक संगठन से लाभ होगा। फिर जहां अधिकारों का विकेंद्रीकरण करना आवश्यक हो, यानी अधिकार दूसरों को देने की आवश्यकता हो। केंद्रीकरण यानी केवल एक ही व्यक्ति अधिकार न लिए रहे, दूसरे लोगों को भी उन विभागों के लिए अधिकार प्रदान किए जाएं, तो ऐसी जगह पर कार्यात्मक संगठन की उपयोगिता है। तो आज हमने देखा कार्यात्मक संगठन के लाभ, कार्यात्मक संगठन के दोष और कार्यात्मक संगठन की उपयोगिता। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।